वारिस पठान साहब, हरा रंग आपके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स का माध्यम बन गया है। आप बीजेपी और कैसे ये केसरिया रंग पे ये करते हैं, भगवा रंग पर करते हैं। आप क्या करते हैं? ओवैसी साहब का बयान सुनिए, हरे रंग से नफरत है संघ को। क्या मतलब है? हरा रंग किसका सिंबलाइज करता है? आप क्या रंग पर धर्म को नहीं बांट रहे हैं? नहीं, देख, हम तो हर चारों रंगों का संबंध हमारे से है। हम तो सबका सम्मान करते हैं। मेरे तो तिरंगे के अंदर ही है, हरा कलर भी है, भगवा भी है, सफेद भी है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को बिल्कुल नफरत है हरे रंग से। हमने एग्जाम्पल भी दिया ना, गुलबर्गा के अंदर हरे रंग का वो कलर किया था तो लोगों ने उसको हटा दिया। मतलब अरे हरा रंग मुसलमानों के साथ ये जोड़ते हैं ना। हम तो सब रंग को एक समझते हैं, हम तो हर रंग में ढल जाते हैं। अंजना जी, ये रंग की तो लड़ाई आपने देखा नहीं। अरे रंग की लड़ाई आपने नहीं देखी? बीच में बेशरम रंग करके गाना गया तो क्या पूरा बीजेपी का ट्रोल लग गया उसके पीछे, बोला इसको फ्लॉप करना है, गाने को हटाओ। उन्होंने भगवा कैसा दिखा दिया। और इनके लिए तो वैसे भी हमारा जो तिरंगा था अपशुगन था। इनके लिए, आरएसएस वाले के लिए तो तिरंगा अपशुगन था। 52 साल तक तो इनके नागपुर के हेडक्वार्टर में इन्होंने लहराया नहीं था। इनके लिए भगवा रंग शुभ था, तो रंग की तो मारामारी कर रहे हैं। हरा रंग लगा दिया गुलबर्गा में तो हटा दिया उसको, वहां पे मैसूर के अंदर लगा दिया, वहां से हटा दिया। अब बात नंबर 2, अंजना जी, मैं सही कहूं आपके यहां पर बताना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। बीजेपी ने तो अपनी 2024 की तैयारी कर दी, मैनिफेस्टो जाहिर कर चुके हैं वो। अमित शाह ने बोल दिया मैनिफेस्टो के अंदर कि अब हम बड़ा मंदिर का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटका में जहां पे चुनाव आने वाला है वहां पर बीजेपी के नेता ने बोल दिया कि अब हम लव जिहाद के नाम पे वोट मांगेंगे। अब डेवलपमेंट, विकास, रोड, सीवरेज, इसकी बात भी नहीं करना, उस पर वोट भी नहीं मांगेंगे। तीसरा, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, वहां पे प्रज्ञा ठाकुर ने बोल दिया छुरी चाकू तेज करके रखो, दुश्मन की गर्दन काटने में काम आएगा। तो ये मंदिर, छुरी चाकू और लव जिहाद, इसी के नाम के ऊपर वोट मांगे। अब मोदी जी ने क्या कहा? जाइए लोगों के अंदर मिलिए। अरे मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी आपकी बात सुनता कौन है? आपने पहले भी कहा था प्रज्ञा ठाकुर को मैं दिल से नहीं माफ करूंगा। उसने हेमंत करकरे के बारे में जो शहीद हो गए थे, आतंकवादी के साथ लड़ते हुए, उनको कहा, मैंने उसको श्राप दिया था। आज फिर वो बोल रही है, तो अब क्या क्यों चुप बैठे? और आपने जो भेजा है लोगों को ना कि जाओ रोज लोगों को मिलो, अभी मैं सुन रहा था, तो उनको ये ताकीद करके आपको भेजना था कि वो जाकर ये नहीं बोले JSR बोल, नहीं तो मारेंगे, रोकिए, सख्त कानून बनाइए मॉब लिंचिंग को, नहीं तो वो जाकर लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे। रोकिए उनको कि वो जाकर ये नहीं बोले कि लव जिहाद के नाम पे हम बात करने आए हैं। रोकिए उनको, रोकिए आपके बयानबाज जो रोज आके शाम को टीवी पे बोलते हैं ना प्रवक्ता, रोकिए उनकी जुबानों पे ताले लगाइए। क्या बोलने को बोला आपने? क्या बोला? बोलेंगे अंजना जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? JSR मतलब ये जाके बोलेंगे जबरदस्ती। क्या है ये? मारेंगे नहीं बोलने पर। हमने देख चुके कितने सारे मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हो चुके हैं अंजना जी देश भर के अंदर। आपने खुद ने, हमने देखा है, नहीं बोलने पर लोगों को मारा गया, बेकसूरों को मारा गया, इखलाक को मार दिया, पेलू खान को मार दिया। कि अब कब बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर कि भाई नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, किसी को आप जबरन नहीं बुला सकते। संविधान ने किसी को इजाजत नहीं दिया है कि अगर उसका मजहब इजाजत नहीं देता वो नारे लगाओ। क्यों आप किसी के धर्म जाति के ऊपर जाते? इसलिए बोलता हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। चुप संगीत जी, रागी साहब जरा मेरा वक्त बोलने दो ना। एक तो 20 मिनट के बाद बोलने मुझे मिला है, और आप तो राजनीतिक विश्लेषक हो, लेकिन आप तो बिल्कुल भाजपा के टट्टू बन के बैठे हो। भाजपा के प्रवक्ता शब्दों की मर्यादा रखिए वारिस साहब, ये ठीक नहीं है। विश्लेषकों को नहीं, जो शब्द, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए, जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुनना चाहेंगे वो किसी और के लिए प्रयोग मत कीजिए। इस बात को समझिए कि इस मंच पर, जब डिबेट पर, आज तक पर हमने किसी को बुलाया है तो वो सभी हमारे मेहमान हैं। प्लीज आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इसकी इजाजत आपको नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए सर। और गणपति बप्पा मोरया बोलना आपको इतना भारी पड़ गया कि अब आप JSR बोलते हैं, जय श्री राम बातचीत करने में भी नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। घनश्याम तिवारी जी, रुक जाइए एक सेकंड। घनश्याम जी और अजय आलोक जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं आप दोनों के पास, दुबे जी और राकेश जी। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, अब तमाम पार्टियां, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, अगर हम AIMIM को छोड़ दे तो M वर्ड से सबको परहेज हो गया है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट हो या जो भी वजह हो, और सब ये जानते हैं कि हिंदू अपीसमेंट एक बड़ा जरिया है। जो क्षेत्रीय दल है वो अब जातिवाद को भी अपनी तरीके से फिर से जातीय जनगणना के जरिए जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी को अपना स्ट्रेंथ पता है, बाकी पार्टियां भी उसी लाइन पर चल पड़ी हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूं? और फिर उंगलियां उठाते हैं बीजेपी पर।
नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा होता तो उनकी प्रायोजित 8 साल से प्रतिदिन देश में हिंदू मुस्लिम बहस जो उनके प्रवक्ता करवाते हैं नहीं हो रही होती। प्रधानमंत्री को शमशान कब्रिस्तान, ईद दिवाली पे कितनी बिजली आती है, इस तरह की बातें नहीं करनी पड़ती, लोगों के लिबास के आधार पर बातें नहीं करनी पड़ती और अमित शाह ने जो कहा वो नहीं कहना पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी अगर को लगता है कि नफरत उनकी मजबूत बुनियाद है, मुझे नहीं लगता। ये देश 5000 साल से का इतिहास रहा है और ये प्रेम का इतिहास है। जहां तक ये कहना कि जातीय जनगणना जो है वो क्षेत्रीयता का पैमाना है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो वो अपनी जाति को भली भांति जानते हैं। तमाम लोगों के परिवारों में शादी भी लगभग उनकी जातियों में ही हुई है। और आज भी अगर देश में वाकई आंकड़े सामने रखे जाएं तो साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में अपनी सामंती सोच से किस तरीके से पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों के साथ अन्याय किया और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करना, तो ये अपना राजनीतिक मिशन मानते हैं, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। मुझे यह भी उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी के भाषण, जो कि उनके फडणवीस जी ने कहा बहुत ओजस्वी भाषण था, उसमें कह देते कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, 2024 में अच्छे दिन आ गए। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, आ गए। कह देते कि 2 करोड़ रोजगार आ गए, 15 लाख का काला धन आ गया है, लोगों के अकाउंट में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, किसानों की आय दुगुनी हो गई है, इस देश में हर व्यक्ति को घर मिल गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पार्टी इतना बड़ा घनश्याम जी, तिवारी जी, जो रोज आप लोग कहते थे कि पीएम संदेश दें, अगर पीएम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो तो पीएम संदेश दें। पीएम खुलकर कह रहे हैं मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है घनश्याम जी? शमशान कब्रिस्तान भी पीएम ने खुल के ही कहा था। 80-20 की बुनियाद जो कि हेट स्पीच था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं सराहा भी, वो हेट स्पीच था। उसकी बुनियाद पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। समाजवादी पार्टी को आपने कहा कि सभी पार्टियां एम फैक्टर से परहेज कर रही हैं। हम संविधान में मानने वाले हैं। हम मानते हैं कि ये, चाहे वो एम फैक्टर आप महिला कह रही हैं, मुस्लिम कह रही हैं, कोई भी कह रही हैं, माइनॉरिटी कह रही हैं, इस देश में ये सारा जो भारतीय जनता पार्टी का नफरत का प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये है कि इस देश में एक छत्र मुट्ठी भर सामंतों का अधिकार है, जो जिसे योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ऐसे पूंजीपतियों का अधिकार है जिनके 11 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, जिसमें से एक व्यक्ति धन्ना सेठ जो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का अमीर बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के लोगों की बदौलत दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। हम मानते हैं इस देश में सबका अधिकार है, और जो 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं समाजवादी पार्टी को, वो चाहे महिलाओं के वोट मिले हो, मुसलमानों के वोट मिले हो, गरीबों के मिले हो, दलितों के मिले हो, पिछड़ों के मिले हो, सवर्णों के मिले हो, सभी के वोट मिले हैं। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नफरत की आहुति है, इसमें देश बली होगा। 2024 में जब ये पार्टी चुनाव में जाएगी, इसके पास एक भी अलायंस पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि जिस अलायंस पार्टनर ने इसके साथ हाथ मिलाया, इन्होंने उसके पीठ में छुरा घोंपा। जिस वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, उसे ठगा। चाहे वो यूथ था जो रोजगार के लिए विश्वास किया, चाहे वो किसान था जिसने अपनी आय के लिए विश्वास किया। सहारा के दरबार में और ये सारा पाखंड जो है खोखला है। और ऐसे में सिर्फ ये एक तरह की बहस भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, क्योंकि आप उसमें उलझे रहें। आप ये ना पूछें कि मेरे आसपास रोजगार क्यों नहीं है, मेरे बच्चों की शिक्षा क्यों नहीं बेहतर हो रही, मेरे माँ बाप को जो पेंशन मिल रही थी वो बंद क्यों हो गई, और जो उनके खातों में पैसे जमा है उसकी जो ब्याज है वो क्यों कम हो गई, और भारतीय जनता पार्टी क्यों अमीर हो रही है।